हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा होने वाला है एक नए सब्जेक्ट का, यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का। सिविल इंजीनियरिंग से जो बच्चे कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक, उनके लिए सब्जेक्ट हमारा एक आता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। एंड यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए भी होने वाला है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, उसमें भी सब्जेक्ट हमारे कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर होने वाला है। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक बताया था, ठीक है, उसके कीवर्ड के बारे में, कौन कौन से टॉपिक हमें कहाँ पर यूज किए जाते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के। उन अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की, ठीक है। तो आप वहां से जाकर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की जितनी सारी वीडियोज हमने अपलोड कर दी हैं उन सभी वीडियोज को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल्स के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो हम कुछ शुरुआती से बात करेंगे, कुछ बेसिक से ही बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स होता क्या है, यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं क्या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, चलिए इसको जान लेते कि इसको हम समझ लेते हैं क्या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हमारा होता है। कि इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है हमारी, जिसके अंतर्गत, यानी इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम हमारे आने वाले इंजीनियरिंग प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं। जिस भी विषय में हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको क्या कहते हैं, सोम कहते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कहते हैं। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे हमारा किसी यहाँ पर हुआ, जैसे किसी भी वस्तु को अगर हम बना रहे हैं, यानी किसी भी अगर हम टेबल को बना रहे हैं तो उस पर हमें उसका पैर, यानी जो भी उसको कॉलम होता है उस पर कितना वेट रखेंगे या फिर कितना उस पर बल लगाएंगे वो हमारा टूटेगा नहीं। तो इसी हिसाब से उसी को प्रॉब्लम को हमें फेस करने के लिए हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, कहाँ पर कितना फोर्स लगाना रहता है और किस तरह से फोर्स कार्य करता है, ठीक है। उन सारी चीजों को हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ इसके कुछ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा यह टेबल किससे बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है। तो जनरली लकड़ी का ही बना होता है, तो और सारी चीजें, तो कहीं पर लोहे की बना होता है, ठीक है। उन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम अपन बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स के कुछ ना कुछ तो गुण होते होंगे, उन्हीं गुणों को आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या चर्चा करेंगे, जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है वर्गीकरण किसका पढ़ेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। जो भी मटेरियल हम इंजीनियरिंग या फिर बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं उन सारी का क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज क्या बात करेंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो गया क्या, एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज चर्चा करेंगे, ठीक है। मटेरियल्स में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है उसका चर्चा करेंगे, उसके साथ प्लास्टिक प्रॉपर्टीज चर्चा करेंगे, एंड यहाँ पर होगा डक्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके साथ ब्रिटल्स के बारे में, ठीक है। चलिए, आप फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम शुद्धता के रूप से पढ़ने के लिए या फिर किसी भी ब्रांच को हम शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए उसे कई वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम मटेरियल्स को अच्छे गुण या फिर उसी को अच्छे से पढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए हम उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, जनरल क्लासिफिकेशन, यानी सामान्य वर्गीकरण, उसका सम्मान किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा सेकंड टाइप आता है हमारा इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, यानी औद्योगिक रूप में। औद्योगिक रूप कैसे क्या हुआ, जहां पर हम पुर्जों का निर्माण करते हैं, फिर अवयवों का निर्माण करते हैं, मशीन के पुर्जों का निर्माण करते हैं, वहां पर कौन कौन से हमारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कहां पर हम इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड टाइप आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यानी उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से, सारी चीजें मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यानी उपयोग के आधार पर हम कहां पर कौन सी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पर जैसे हमारा स्पेस अगर जहां पर कम रहेगा वहां पर लोहे की वस्तु यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर हमारा स्पेस अधिक रहेगा वहां पर हम लकड़ी की भी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे किसमें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी पे। और हमारा फोर्थ टाइप आता है क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड, यानी बनाने की विधि में, यानी निर्माण विधि के आधार पर हम क्लासिफिकेशन चर्चा करेंगे, निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण किसका, मटेरियल्स का, ठीक है। इन 4 टॉपिक्स को हम चलिए डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, चलिए हमारा पहला क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन को हम जनरली 2 भागों में बांट करते हैं, ठीक है। मटेरियल्स को जनरली हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है मेटेलाइक मटेरियल्स होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, धात्विक पदार्थ कहते हैं। एंड सेकेंड है हमारा क्या, नॉन मेटेलाइक मटेरियल्स, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अधात्विक पदार्थ। अब धात्विक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे हुआ जिन भी पदार्थों में
जो भी हमारा पदार्थ रहता है, तो अगर उसमें अधिकता भाग, जिसके अधिक भाग हमारे धात्विक अगर बनी रहती हैं तो उसको हम धात्विक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे 10% यानी अगर हमारा 10 किलो का अगर हमारा कोई पदार्थ है, ठीक है, 10 किलो का पदार्थ है, तो उसमें हमारा कितना हो जाएगा, 9.5 या फिर 9.5 केजी जो होगा हमारा वो धातु होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धात्विक पदार्थ बोलेंगे। एंड यहाँ पर अधात्विक क्या, अधात्विक पदार्थ किसे कहेंगे, जिसमें हमारे धातु की मात्रा नहीं रहती है, फिर नगण्य रहती है, ना के बराबर रहती है। ठीक है, अगर 10 किलो है तो यहाँ पर 0.1 केजी हो जाएगा। ठीक है, इतनी मात्रा अगर हमारी धातु है तो उसको क्या बोलेंगे, अधात्विक पदार्थ बोलेंगे, या फिर नगण्य की मात्रा रहती है। ठीक है, अब धात्विक में जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या, लोहा हो गया, तांबा हो गया, फिर पीतल हो गया, जस्ता हो गया, स्टील हो गया इत्यादि। ये सारी चीजें हमारे किसमें आती है, धातु में आती हैं। यानी या फिर जनरली कह सके कि जिस भी पदार्थों में हमारे धातु का गुण पाया जाता है, जिस भी पदार्थों में हमारे धातुओं के गुण की अधिकता पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, धात्विक पदार्थ कहते हैं। या फिर और अधात्विक किसे कहते हैं, जिसमें धातु के पदार्थों की जो गुण होते हैं उसकी ना के मात्रा मतलब उसमें पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, धातु के गुण उसमें पाई ही नहीं जाती, या फिर नगण्य के रूप में पाई जाती है। जैसे हमारा रबड़ हुआ, रबड़ में हमारे धातु की मात्रा बहुत ही कम होती है, फिर नहीं ही होती है। ठीक है, प्लास्टिक हुआ, चमड़ा हो गया, ग्लास हो गया इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जनरली दो भागों में बांट लिया, धात्विक एंड अधात्विक में। इसमें हम क्या चर्चा की, धात्विक क्या होती है, जिसमें धातु की मात्रा अधिकता होती है, एंड सेकंड आता है नॉन मेटेलाइक, जिसमें धातु की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, धात्विक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है लौह धातु में, एक एंड होता है अलौह धातु में। ठीक है, लौह धातु क्या हुआ, जैसे हमारा हुआ कि लोहा, इस्पात, स्टील, यानी जो हमारा लोहा हुआ, इस स्टील को हम इस्पात कहते हैं, इस्पात को हम स्टील भी कहते हैं। ठीक है, तो लोहा हुआ, स्टील हुआ, तथा इनसे जो इन दोनों से मिलकर जो हमारा एलाय बनता है या फिर मिश्र धातु बनता है, उसको क्या कहते हैं, लौह धातुओं की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अलौह धातु में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारा तांबा हुआ, पीतल हुआ, एंड जस्ता हुआ, एल्युमिनियम, रागा, कांसा आदि इत्यादि सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, अलौह धातुओं की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, हमने क्या जनरल क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा, धात्विक पढ़ा, यानी जनरल क्लासिफिकेशन हमने दो भागों में बांटा था, धात्विक पदार्थ एंड अधात्विक पदार्थ में। अधात्विक पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा, किसमें, लौह धातु में एंड अलौह धातु में। ठीक है, अब आगे अपन बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। सेकंड टाइप हमारा क्या आता है, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। क्या इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन को डीपली पढ़ने के लिए हमने इसे कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एक हमारा हुआ क्या, हल्की धातु है। ठीक है, जहां पर हमें जिस भी मशीन में अगर हमें हल्की धातु प्रयोग करनी होती है, वहां पर कौन से किस भी पदार्थ का, किस धातु का हम वहां पर पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां पर हमें हल्की धातु को प्रयोग करना हो रहा था, वहां पर हम एल्युमिनियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, तथा या फिर इनसे इनसे मिलकर जो भी हमारा पदार्थ बनता है, जो भी हमारा एलाय बनता है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हल्की होती है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम के हिसाब से इसका वेट कम होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बेरिंग एलाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेरिंग एलाय क्या होता है, बेरिंग एलाय में जैसे वो हमारा तांबा हुआ, सीसा का एलाय, यानी तांबा एंड सीसा का जो मिक्सअप होता है, या फिर इसका एलाय होता है, या फिर मिश्र होता है, इन दोनों से मिलकर जो हमारा मिश्र धातु बनता है, उसका प्रयोग वो किस श्रेणी में आता है, बेरिंग एलाय में आता है। ठीक है, और वह श्वेत धातु है, श्वेत धातु के एलाय एंड ब्रास एलाय हो गया, तथा इनसे मिलकर जो हमारी धातुएं बनती है, इन सभी से मिलकर जो भी हमारे धातुएं बनती है, जैसे हमारा सीसा हो गया, जस्ता हो गया, टिन, कैडमियम आदि, ये सब सारी चीजें किसमें आती है, हमारी बेरिंग एलाय में आती है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या, मिश्र कारक धातु। ये भी हमारे किसके भाग हैं, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स हमारे किसमें आते हैं, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में आते हैं, मिश्र कारक धातुएं। मिश्र कारक धातु कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा निकिल हुआ, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, वैकेंडियम, ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारे मिश्र कारक धातुओं में आती है। ठीक है, एंड फोर्थ हो गया यहाँ पर तांबा तथा उनकी मिश्र धातु है। तांबा तथा उनकी मिश्र धातु में क्या क्या आती है, ठीक है, जैसे वो तांबा हो गया, पीतल हो गया, तथा कांसा हो गया। कांसा हमारा क्या है, तांबा तथा पीतल की मिश्र धातु है। ठीक है, तथा इन सभी से, इन तीनों मटेरियल से जो भी हमारे पदार्थ, नए पदार्थ हमारे फेब्रिकेट किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, तांबा तथा उनकी मिश्र धातुओं में आती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हो गया फिफ्थ, हमारा बात कर लेते हैं लोहा तथा इस्पात के बारे में। लोहा क्या होता है, लोहे, देखिए इसके अंतर्गत लोहे की विभिन्न जातियां आती हैं। ठीक है, लोहा तथा इस्पात में क्या आती हैं, लोहे से बनी सारी चीजें आती हैं, फिर लोहे से बनी सारी जातियां आती हैं। ठीक है, लोहे से बनी सारे पदार्थ हमारे आते हैं, तथा स्टील, लोहा तथा स्टील दोनों से मिलकर जो हमारी बनती है मिश्र धातु, वे सारी चीजें भी हमारी किसमें आती है, लोहा तथा इस्पात में आती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा ताप सह पदार्थ। जहां पर भी इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में ताप सह पदार्थ हमारा बहुत ही
इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जहां पर हमें ताप को सहन करना होता है। जैसे हमारा वह भट्टी हो गया, चूल्हे हुआ आदि के भीतरी सतहों पर, इसमें अब बहुत अधिक तापमान रहता है, उसके भीतरी सतहों पर जिस भी पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ताप सह पदार्थ होते हैं, यानी उसमें ताप सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। जैसे वो हमारा हुआ सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अग्निसा हो गया, या फिर डोलोमाइट का है, या फिर तथा यहाँ पर निस्थापित मैग्नेसाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहां पर हमें ताप सहन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे वो हमारा क्या भट्टी तथा चूल्हे के भीतरी सतहों पर, ठीक है, उसके स्तर पर जो भी पदार्थों का प्रयोग करते हैं वो इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया, जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, एंड हमारा सेकंड था इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, इसको हम कई सारे पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। जैसे वो हमारा क्या, निम्न एंड उच्च ताप धातुएं, निम्न लोअर एंड अपर टेम्परेचर मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मेटल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर निम्न, जहाँ पर हमें कम ताप की आवश्यकता होती है या फिर कम ताप सहन करने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम कौन सी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, निम्न ताप सहन धातुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहां पर हमें अधिक ताप सहन करने की आवश्यकता होती है, वहां पर उच्च ताप सहन धातुओं का प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड आता है उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं, जहां पर हमें अधिक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, अधिक मजबूती की जरूरत होती है, वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, उच्च सामर्थ्य वाली धातु प्रयोग करते हैं, जैसे वो हमारा लोहा हो गया, ठीक है। एंड थर्ड आता है क्या, घिसावरोधी धातु, जहां जिसमें हमारा फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, या फिर घिसावरोधी धातु का प्रयोग करते हैं, जहां पर हमें फ्रिक्शन की कमी होती है, या फिर फ्रिक्शन जहां पर हमें अधिक चाहिए होता है या फिर कम चाहिए होता है, वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, घिसावरोधी धातु का प्रयोग करते हैं। एंड फिर फोर्थ आता है क्या, संक्षारण तथा ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातुएं। संक्षारण का मतलब क्या, वो कोरेजन हुआ, ठीक है, संक्षारण वो मतलब बचाव के लिए, या फिर कहें कोरेजन से बचाव के लिए जिस भी धातुओं का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण क्या होती है, हमारी ये धीरे धीरे कोरेजन हमारा किसी भी धातु में लगकर उसे नष्ट कर देती है, फिर क्षय कर देती है, ठीक है। ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातु क्या होती है, यानी इस संक्षारण को बचाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातुओं का प्रयोग करते हैं। एंड कमानी धातु क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ काफी अधिक होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे वाहनों में प्रयोग की जाती है, कमानी धातुओं का प्रयोग। चलिए, हमने क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर एक और बात आती है क्या, विशिष्ट भौतिक गुणधर्म धातु। इसके अंतर्गत क्या आती हैं, जैसे हमारा नाभिक धातु हो गया, यानी इसमें विशिष्ट भौतिक गुण पाए जाते हैं, स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें धातु में पाई जाती है। जैसे वो हमारे क्या, नाभिक धातु हो गया, न्यूक्लियर मेटल हो गया, एंड ऊष्मीय संचालक, जो हमारे ऊष्मा को संचालन करते हैं, जो भी पदार्थों में हमें ऊष्मा के संचालन होती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय संचालक धातु कहते हैं। एंड एक हमारा होता है चुंबकीय गुणकारी धातु। चुंबकीय गुणकारी धातु क्या होता है, जैसे चुंबक का गुण जिसमें पाया जाता है, चुंबक अपनी ओर लोहे को आकर्षित कर लेता है, ठीक है। लोहा क्या हुआ, हमारा चुंबक गुणकारी धातु हुआ। एंड हो गया विद्युत का सुचालक है, कुचालक क्या होता है, जो विद्युत का, जो हमारी धारा को प्रवाहित नहीं करता, या फिर धारा जिसमें प्रवाह नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। एंड सुचालक क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कंपन रोधी धातु इत्यादि, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर प्रयोग किए जाने वाली के आधार पर हमने बांटा है, ठीक है। जहां पर हमें ऊष्मा के संचालक की आवश्यकता होती है वहां पर उसमें संचालक धातु का प्रयोग करते हैं, जहां पर हमें चुंबकीय गुण पाना होता है वहां पर हम चुंबक गुणकारी धातु का प्रयोग करते हैं। जहां पर हमें विद्युत कुचालक तथा सुचालक की आवश्यकता होती है वहां पर हम विद्युत कुचालक तथा सुचालक के आधार पर धातु का प्रयोग करते हैं। जहां पर हमें कंपन रोधी यानी कंपन ना करे जो भी धातु, उसका अगर आवश्यकता होती है तो हम कंपन रोधी धातुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कई सारे यूजेज के आधार पर हमने इसको बांटा है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड, यानी इसका कहने का मतलब है कि निर्माण विधि के आधार पर हम कौन कौन से प्रकार से हम धातुओं का देख सकते हैं, ठीक है। पहला हुआ हमारा कास्टिंग के आधार पर, कास्टिंग मेटल होता है, जिस भी पदार्थों का, जिस भी धातुओं का हम ढलाई से मतलब ढलाई में योग्य होती है उसके कहते हैं ढलाई धातु, ढलाई योग्य धातु है। एंड सेकंड आता है मशीनन योग्य धातु है, जिस भी पदार्थ, जो भी धातु होती है हमारे मशीन में प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मशीनन योग्य धातु है, ठीक है। जैसे वो लोहा वगैरह, लोहे से हमारे कई सारे मशीनें बनती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मशीनन योग्य धातु होती है। एंड प्लास्टिक भी हमारा मशीन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थर्ड आता है फोर्जन योग्य धातु, जिसको हम फोर्ज कर सकें, जिस भी धातु को हम फोर्ज कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, फोर्जन योग्य धातु कहते हैं। एंड
फोर्स आता है क्या, चूड़ धातु कर्म धातु है, जिस भी धातु को हम चूड़ रूप से कर सकते हैं यानी उसको चूड़ बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं, चूड़ धातु कर्म धातु कहते हैं। एंड फिफ्थ आता है क्या, शीत तथा अथवा उष्मा प्रक्रिया योग्य, शीत तथा उष्मा प्रक्रिया योग्य, जिसमें उष्मा का संचालन होता है या फिर उष्मा उष्मा के प्रक्रिया को जारी रखते हैं जो भी धातु, उसको क्या कहते हैं, उष्मा प्रक्रिया योग्य धातु कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या हुआ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन के आधार पर हो गया। ठीक है, इतने प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं निर्माण के आधार पर हम मटेरियल्स का। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ और टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया कि क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, मटेरियल्स को 4 प्रकार में हम बांटते हैं। एक हुआ जनरल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड आता है हमारा इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड आता है क्या, यूटिलिटी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। फिफ्थ आता है क्या, फोर्थ आता है क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड, यानी निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इस मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं, कहाँ पर, प्रयोग करने के आधार पर। ठीक है, चलिए अपने जीवन लाइफ में किस लिए इसको प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसी प्रॉपर्टीज को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा आता है इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी क्या होती है, हमारे प्रत्यास्थता होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता क्या होती है दोस्तों, कि मान लेते हैं हमारा कोई पदार्थ है, ये हमारा मान लेते हैं कोई मैटर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फोर्स एफ लगा दें, ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम फोर्स एफ लगा दें तो दोनों तरफ से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर कुछ आकार इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इसका आकार बढ़ जाता है, यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसी फोर्स को अगर दोबारा हटा दें, एक बार लगाए तो हमारा इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें, इसी फोर्स को अगर हटा दें तो पुनः हमारी इसी स्थिति में आ जाती है, इसी स्थिति में आ जाती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी देख लेते हैं क्या है, प्रत्यास्थता पदार्थ की वह गुण है, यानी पदार्थ की वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी इसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस फोर्स होगा, यानी इसके प्रतिरोधी बल होंगे, पदार्थ में प्रतिरोधी बल होंगे, तभी तो हम इस फोर्स को लगाते हैं इसको बड़ा करने के लिए, नहीं तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो अपने आकार को परिवर्तन में विरोध करती है, इसका आकार को विरोध करती है, कौन कौन सा बल विरोध करती है, रेजिस्टेंस फोर्स विरोध करती है। ठीक है, क्रिएट होता है यहाँ पर, तब यहाँ पर, परंतु आकार में परिवर्तन होने वाले बलों को हटा दीजिए। जब रेजिस्टेंस फोर्स हमारा इस फोर्स से अधिक होगा तभी हमारा इसका आकार चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आकार हमारा यहाँ पर चेंज हो गया, परंतु आकार परिवर्तन करने वाले बलों को जैसे ही हटा दिया जाता है, जब जैसे हम इस बलों को हटाते हैं, रिमूव करते हैं जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को, तो हमारा पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, या फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में सेट हो जाता है। उसी गुण को हम क्या कहते हैं, पिंड को इलास्टिसिटी कहते हैं, फिर पिंड की प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी क्या होती है, कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है, परंतु जिस भी बल के कारण हम उसके आकार में चेंजेस कर रहे हैं, जिस बल के कारण हम उसके आकार में चेंजेस कर रहे हैं, अगर उसी बल को हम हटा दें तो वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जिस भी शेप में वह पहले था उसी शेप में अगर आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलास्टिसिटी बोलेंगे। इस गुण को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। चलिए अब प्लास्टिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होती है, कि पदार्थ का ऐसा गुण है। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिक के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, ये हमारी कोई पाइप हो गई, ये हमारी पाइप है। ठीक है, अगर हम इसे गर्म, इसे टेम्परेचर दे, ठीक है, तो अगर हम इसे टेम्परेचर एक बार दे दें, टेम्परेचर देकर हम यहाँ पे इसके शेप को अगर यहाँ पर फोर्स लगा दें टेम्परेचर देकर, तो यहाँ पर भी फोर्स लगा दें तो इसका आकार कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इसका आकार कुछ ना। लेकिन जब इसी फोर्स को अगर हम हटा दें तो हमारा क्या है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, जिससे हमारा इतना सेम, अगर इसकी लंबाई m मीटर थी, सॉरी 5 मीटर है, तो अगर हम इसका फोर्स लगाकर इसकी लंबाई कर दिए 7 मीटर। ठीक है, अगर हम इसी फोर्स को हटा दें तो क्या हमारी पुनः हमारी 5 मीटर में आएगी या फिर 7 मीटर में रहेगी, इसी फोर्स को जब हटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जो प्लास्टिक के गुण होता है वो हमारी क्या होती है, जिस भी शेप में रहती है, अगर जिस भी आकार में उसको चेंज कर देते हैं वो हमारा उसी आकार में ही रहता है। ठीक है, तब इसी फोर्स को हटाएंगे तो हमारा कहाँ पर कितनी लंबाई रहेगी, इसका तब पर भी हमारा 7 मीटर रहती है। यानी जिस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अपने आकार में वह विरोध करती है आकार चेंजेस में। ठीक है, अगर हम उसी बल को, जिस बल के कारण उसके आकार को चेंज करें, उसी बल को अगर हम हटा दें, परंतु बल हटाने के पश्चात उस पदार्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आता है,
तो उसको क्या बोलते हैं, हम उस गुण को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो हमारे क्या पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने में उसके आकार में बिना टूटे, ये हमारा टूटा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये टूटा नहीं, केवल इसमें टेंसल हुआ है, यानी इसके लंबाई में वृद्धि हुई है। ठीक है, खिंचाव हुआ है इसका, टूटे हुए परिवर्तित हो जाता है, परंतु बल को हटा देने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, या फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं सेट हो पाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यह गुण हमारे स्वतः बढ़ती चली जाएगी, अपने आप ही बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपन बात कर लेते हैं आगे। अगला प्रॉपर्टीज है हमारा डक्टाइल। डक्टाइल क्या होती है, डक्टाइल को अगर हिंदी में बात करें इसको तान्यता कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ में यह गुण होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, सभी पदार्थों में जनरली तांबा हुआ, सोना चांदी लोहा, इन सारी चीजों में हमारी तान्यता गुण अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण हम ये वायर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे विद्युत वायर आते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर आते हैं, उसको उसी के कारण है, इसी गुण के कारण, पदार्थों के इसी गुण के कारण हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, फिर इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस गुण के कारण पदार्थों को खींचकर, इस गुण में क्या होता है कि किसी भी पदार्थों को हम खींचकर उसके पतले तारों के रूप में विरूपित कर सकते हैं, फिर पतले तारों में उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इस गुण के कारण पदार्थों में खींचकर पतले तार के रूप में उसे बनाया जाता है। ठीक है, टूटने पर, अगर टूटने से पहले अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो किससे लंबाई ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो टूटने से पहले प्रतिशत लंबाई में वृद्धि द्वारा इसकी माप प्रकट की जाती है या फिर ज्ञात की जाती है। ठीक है, टूटने से पहले जितनी भी प्रतिशत इसकी लंबाई होगी, तो लंबाई में या फिर वृद्धि होती है, प्रतिशत लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी माप हमें ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, टूटने से पहले इसकी ज्ञात की जाती है, ना कि टूट जाए तब। ठीक है, टूटने से पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमारा तांबा हुआ, सोना चांदी, आपने सुना होगा कि तांबा के वायर। ठीक है, तो हमारे क्या है, तांबे के पदार्थों को हम वायर में चेंजेस कब करते हैं, जब उसमें हमारे तन्यता का गुण पाया जाता है या फिर डक्टाइल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तभी हम उसको वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर लोहा, एल्यूमिनियम यहाँ पर ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का वायर भी देखोगे आप। ठीक है, वो कैसे बनाया जाता है, डक्टाइल के कारण। अगर डक्टाइल का प्रॉपर्टीज अगर हमारे एल्यूमिनियम में ना पाया जाए तो इसका वायर बनना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटल्स के बारे में, ब्रिटनेस के बारे में। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में भंगुरता कहते हैं। भंगुरता क्या चीज होती है कि किसी भी कोई हमारा, अगर मान लेते कोई हमारा मैटर है, अगर इस पर हम प्रहार करते हैं, ठीक है, अगर हम हैमर से अगर इसके हम प्रहार करें, तो जिस भी पार्ट से बना है, जिस भी पार्ट से हमारा बना, अगर उन पार्टों में अगर हमारा चेंजेस हो जाता है, उन पार्टों में हो जाता है या फिर विभक्त हो जाता है, ये हमारा मैटर से यानी पदार्थों से अलग हो जाता है, तथा बिना खराबी हुई, इस पर कोई भी हमारे कोई खराबी नहीं आती है। ठीक है, अगर इससे विभक्त हो जाता है या फिर अलग हो जाता है, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। ठीक है, इस गुण के कारण पदार्थ पर जब हम चोट लगाएंगे तो हमारा क्या है, बिना किसी खराब की इस भी पदार्थ में कोई भी खराबी नहीं होगी। ठीक है, तथा वह अपने अवयव हो गया या फिर अपने पुर्जों हो गया, इन पुर्जों में विभक्त हो जाता है या फिर चूर चूर हो जाता है, अर्थात टुकड़े में हो जाता है, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसके साथ ही प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ ली। ठीक है, आज के लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, जो भी बच्चे सिविल की सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारी क्लासेस के वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जरूर ज्वाइन चेकआउट करिएगा। ठीक है, और सिविल की सारी क्लासेस के लिए हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे प्लेलिस्ट दे दिए गए हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं सारे क्लासेस को। एंड आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सिविल से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।